नमस्कार। आज 4 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। जो थंबनेल पे जो आपको दिख रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पास हो गया है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके का वेटेज 41% बढ़ा है। थाईलैंड में एक छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और अंतरिक्ष में पहली बार जाएंगी ऑल वीमेन क्रू। शुरुआत करते हैं भारत का दूसरा नेविगेशन सैटेलाइट प्रक्षेपण। इतिहास से आज की शुरुआत करते हैं। 4 अप्रैल 2014 को भारत ने दूसरा नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS 1B सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। ये जो स्थान है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। IRNSS 1B भारत के विदेशी नेविगेशन सिस्टम IRNSS का दूसरा सैटेलाइट है, जिसे PSLV C-24 के जरिए लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र में सटीक स्थान, समय और नेविगेशन सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से भारत को ग्लोबल पोजीशन सिस्टम (GPS) जैसी विदेशी प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सैटेलाइट नौसेना, वायुसेना, थल सेना, रेलवे, सड़क परिवहन और नागरिक सेवाओं में मार्गदर्शन के लिए बहुत उपयोगी है। IRNSS श्रृंखला के कुल 7 सैटेलाइट में से यह दूसरा था और भारत को अपना नेविगेशन सिस्टम स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। तो भारत का दूसरा नेविगेशन सिस्टम जो है वो कब लॉन्च किया गया, कब ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया, ये है 4 अप्रैल 2014 को। इस सैटेलाइट का नाम क्या था? IRNSS 1B। इसको किससे लॉन्च किया गया? इसके जो लॉन्चर है वो है PSLV C-24 से इसको लॉन्च किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म। आज माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध भारतीय कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी थे। साहित्य में ये छायावाद के कवि थे और साहित्य में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है उसके बाबई गांव में इनका जन्म हुआ 4 अप्रैल 1889 को। इनका जो निधन है 30 जनवरी 1968 को हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध राष्ट्र पत्रों प्रताप, कर्मवीर और प्रभा के संपादक रहे। माखनलाल चतुर्वेदी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। उन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में उनकी काव्य कृति हिमकिरीटिनी के लिए मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। उनकी स्मृति में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किया गया 1990 में। ये है माखनलाल चतुर्वेदी। सागरमल गोपा का बलिदान। आज के दिन 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा का बलिदान हुआ था। ये जैसलमेर, ये राजस्थान के रहने वाले थे और इनको जैसलमेर जेल में आज ही के दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। इनको जलाकर मार दिया गया था। इन्होंने जैसलमेर के शासकों की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया था। सागरमल गोपा राजस्थान के जैसलमेर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर के एक वैश्य परिवार में हुआ था। सागरमल गोपा ने जैसलमेर के महारावल गज सिंह की अंग्रेजों के साथ मिलीभगत और प्रजा पर अत्याचारों का विरोध किया। इस विरोध का परिणाम ये हुआ कि इनको 25 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया गया और जैसलमेर किले की जेल में इनको बंद कर दिया गया। इसके बाद सागरमल गोपा ने जेल में एक डायरी लिखी, उसका नाम था जेल की डायरी। इस जेल की डायरी में उन्होंने अपनी पीड़ा और सत्य को लिखा, जो आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज है। 4 अप्रैल 1946 को जेल में उन्हें जिंदा जला दिया गया ताकि उनकी आवाज को सदा के लिए दबाया जा सके। उनका बलिदान राजस्थान और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बन गया। उन्हें राजस्थान का भगत सिंह भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का भगत सिंह किनको कहा जाता है, तो यह है सागरमल गोपा। और पूछ लिया जाए कि जेल की डायरी जो इसके लेखक कौन है, तो यह है सागरमल गोपा, जो जैसलमेर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको किस आरोप में बंद किया गया था? जैसलमेर के महारावल गज सिंह थे और गज सिंह अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो उसकी जो मिलीभगत और प्रजा पर अत्याचारों का इन्होंने विरोध किया था। इस विरोध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल में ही जिंदा जला दिया गया।
जो भी एजुकेशन की बात करें तो फोर्थ ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें जीके का वेटेज 41% बढ़ा दिया गया है। राजस्थान सरकार के जो जो अधीनस्थ काम करने वाला जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसने ये निर्णय लिया है और ये ऑफिशियल इसके जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दिया है। पहले इसमें जो राजस्थान जीके का वेटेज था वो 20% था, अब 41% हो गया है। पहले अब 120 में से जो 50% है वो राजस्थान से संबंधित होंगे। पहले इन प्रश्नों की संख्या 25 थी। भर्ती में कुल 53,749 पद हैं। और इसके आवेदन की बात करें तो 21 मार्च से इसके आवेदन शुरू है, 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। गुरुवार अब तक यानी आज गुरुवार तक, कल गुरुवार तक 7,30,534 आवेदन आ चुके हैं और उम्मीद है कि 20 लाख से ज्यादा आवेदन इसके लिए आएंगे। आरएसएसबी ने एक नया ऑफिशियल स्टेटमेंट अपना जारी किया है। उसमें अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट्स पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। नियम ये है कि वित्तीय अगर कोई भी स्टूडेंट 3 बार से ज्यादा किसी भी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी लगाने के साथ ही अगर पेनल्टी नहीं चुकाई जाती है तो उसकी एसएसओ आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। पेनल्टी इस प्रकार होगी, पहली बार अनुपस्थित रहने पर 750 रुपये लगेंगे। फिर इसके बाद 2 परीक्षाओं में गैर हाजिरी रहने पर 1500 रुपये, यानी 700, 700, 1400, 1500 रुपये। वन टाइम के 1500 रुपये लगेंगे और 3 बार होते ही 2250 रुपये एक स्टूडेंट को चुकाने होंगे। अगर ये पैसे नहीं चुकाए जाते हैं, ये पेनल्टी अगर स्टूडेंट नहीं चुकाता है तो उसके एसएसओ आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, वह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। एनएचएम की संविदा भर्ती में संशोधन का जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑर्डर जारी किया है आरएसएसबी ने। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो हेल्थ, इस पे संविदा के पदों पर भर्ती है 8,256 पदों पर, जो 22 संवर्गों में अलग अलग प्रकार से होगी। इसके आवेदन 2 अप्रैल से शुरू हुए थे, तो इसके आवेदन लास्ट डेट है 1 मई तक भरे जा सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1057 पदों पर भर्ती है, एज लिमिट इसके लिए 40 साल है और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है 12 सितंबर है। आरपीएससी के उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट 22 अप्रैल है आवेदन करने की। इसके साथ ही कि इस परीक्षा सत्र में 2025-26 में 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीटीईटी 2025 के लिए आवेदन की तिथि जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा 25 जून को देश भर के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसका जो एग्जाम है 15 जून को होगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 7 अप्रैल है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा में 4 मार्च 2025 को कौन सा बिल पास हुआ, यानी आज राज्यसभा में कौन सा बिल पास हुआ, तो ये है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जैसे 2 अप्रैल को लोकसभा में पारित कर दिया गया था। इस बिल को लोकसभा में 2 अप्रैल को पारित किया गया था और आज राज्यसभा में वोटिंग के साथ इसको पारित कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएंगे। इसके बाद ये कानूनी तौर पर अमल में लाया जाएगा। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या, राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। वैसे अधिकतम 250 होती है, 250 होती है। आज के विधेयक की बात करें तो इसके पक्ष में जो वक्फ संशोधन है, इस विधेयक के पक्ष में राज्यसभा में 128 वोट पड़े और जबकि जो इसके विरोध में है 95 सदस्यों ने मतदान किया। विधेयक के अनुसार इस विधेयक में क्या है इसको समझते हैं। इस विधेयक के अनुसार केवल वही व्यक्ति वक्फ से स्थापित कर सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। साथ ही वक्फ घोषित करने के लिए संपत्ति का मालिक होना आवश्यक है। पहले कोई भी व्यक्ति वक्फ स्थापित कर देता था और उसको इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन गाइडलाइंस को देखने वाला कोई नहीं था और किसी की भी संपत्ति होती थी उसको वक्फ स्थापित करके और उस पर कब्जा कर लिया जाता था। लेकिन अब इस विधेयक के बाद में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी वक्फ स्थापित करता है तो उसको कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा होना अनिवार्य है। साथ ही जिस संपत्ति को वक्फ घोषित कर रहे हैं वह उस संपत्ति का मालिक होना आवश्यक है। दूसरा मुख्य बदलाव जो है इसमें संशोधन किया गया है कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है। जो ये वक्फ के बोर्ड और परिषद हैं, राज्य के बोर्ड और केंद्रीय के जो परिषद हैं वक्फ के, इनमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
अगला जो मुख्य बिंदु यह है कि इसमें कलेक्टर और उप कलेक्टर अगर वक्त पर स्थापित करते हैं तो कलेक्टर और उप कलेक्टर इसको वेरीफाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है। सर्वे के बाद में संपत्तियों की जांच करने के बाद में कलेक्टर इसको वेरीफाई करेंगे। कलेक्टर को इसमें अधिकार दिया गया है, पावर दिया गया है। इसके अलावा एक मुख्य बिंदु और है कि वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में सुधार करते हुए इसमें 2 सदस्यों को शामिल करने और उनके निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील करने का प्रावधान है। यानी इससे पहले अगर वक्फ जो ट्रिब्यूनल है उसमें कोई भी फैसला दिया जाता था तो उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार नहीं था, कहीं भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। जब भारत का संविधान कहता है कि सभी के लिए न्याय में समानता और जुडिशरी सिस्टम सभी के लिए एक है, तो इसी का पालन करते हुए, उसी को देखते हुए जुडिशरी सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है उसमें दखलंदाजी करते हुए 2 सदस्य पहले इसमें शामिल होंगे। अगर कोई भी ट्रिब्यूनल जो है कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय के खिलाफ अगर 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी। तो हाई कोर्ट उस फैसले की सुनवाई करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसका रिव्यू करेगा, उसके बाद जो भी उचित लगता है उसमें फैसला दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहली बार ऑल वीमेन क्रू को कौन सी एजेंसी भेजेगी? तो ये है नासा। अमेरिका की नासा इस बार जो ब्लू ओरिजन इनका जो अंतरिक्ष में जो भेजने वाला है उसके तहत ऑल वीमेन क्रू 6 मेंबर्स को भी इसमें भेजा जाएगा, जो सारी वुमेन्स है। इसमें जाने वाली एक गायिका केटी पेरी भी है, शामिल है। 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन कंपनी अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से पहली बार एक ऑल वीमेन क्रू को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है। इस ऐतिहासिक मिशन में गायिका केटी पेरी, पत्रकार गेल किंग, पूर्व नासा वैज्ञानिक आयशा बॉवे और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता अमांडा गुयेन, फिल्म निर्माता कैरियन फ्लिन और पत्रकार एवं हेलीकॉप्टर पायलट लोरेन सोचेन शामिल है। यह मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि 1963 में वेलेंटिना टेरेस्कोवा की एक उड़ान के बाद यह पहला ऑल वीमेन स्पेस फ्लाइट होगा। बात करें भारतीय मूल की तो तुषार मेहता भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 फरवरी 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और थाईलैंड में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये है रत्न एवं आभूषण निर्यात। बैंकॉक में आयोजित 71वें बैंकॉक रत्न एवं आभूषण मेले के उद्घाटन के दिवस पर भारत और थाईलैंड के बीच रत्न और आभूषण के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं। ये जो सम्मेलन है यह आयोजित हुआ 22 से 26 फरवरी 2025 को। इन समझौतों का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, संयुक्त अनुसंधान यानी कंबाइंड रिसर्च, ज्ञान विनिमय और व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये है मयंक शर्मा। मयंक शर्मा ने 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण किया है। वह भारतीय रक्षा लेखा सेवा आईडीएएस इंडियन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अकाउंट सर्विस के 1989 बैच के अधिकारी हैं और सरकारी सेवा में 3 दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक महत्वपूर्ण संस्था है। बात करें रक्षा लेखा महानियंत्रक की तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है जो रक्षा लेखा विभाग डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की प्रमुख होती है। यानी ये जो सीजीए है, जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसकी इसकी प्रमुख संस्था कौन सी है? डीएडी, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। ये किसके अधीन काम करते हैं? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। सीजीडीए भारतीय सशस्त्र बलों और रक्षा संगठनों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की वित्तीय मामलों की निगरानी और प्रबंधन करता है। बात करते हैं सीजीए का काम क्या है। सीजीए का काम यह है कि जो भारत के जो सशस्त्र बल है यानी जो आर्मी है और जो रक्षा के जो संगठन है, अन्य संबंध एजेंसियों की जो वित्तीय मामले की निगरानी और प्रबंधन करने का काम
इसके तहत किया जाता है। ये जो सीजीए है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, और जो सीजीए रक्षा मंत्रालय और इसकी जो लेखा विभाग है ये इसकी प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर घोषणा किस फोरम के दौरान सर्वसम्मति से अपनाई गई? तो ये है क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। इसको समझते हैं, क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम क्या है। तो जयपुर घोषणा यानी जयपुर डिक्लेरेशन एक आधिकारिक संकल्प है, यानी ऑफिशियल कमिटमेंट है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों ने 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में 18 से 20 अप्रैल 2023 को जयपुर में अपनाया गया। यह घोषणा पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और संसाधनों के दोबारा उपयोग 3R का जो एक्चुअल मतलब है, फर्स्ट आर है रिड्यूस, सेकंड आर रीयूज और थर्ड आर है रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा देने और सर्कुलर इकोनॉमी के विचार को लागू करने की दिशा में एक साझा संकल्प है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या रहती है, जिससे यहाँ कचरे की गंभीर समस्या है। इसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम है और यह जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ रोपवे परियोजना किस तकनीक पर आधारित है? ये है ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला। ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला। केदारनाथ रोपवे परियोजना उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 22.9 किलोमीटर लंबी रोपवे प्रणाली है, जिसे 4081.28 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। आप समझते हैं ये 3S तकनीक क्या है। 3S ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक एक उन्नत रोपवे प्रणाली है जिसमें 3 केबलों का उपयोग किया जाता है, यानी पैरेलल 3 केबल इसमें होती है। 3 केबलों में 2 केबल स्थिर जो गोंडाला का भार वहन करती है, यानी जो रोपवे में जो डोली होती है, जो ट्रॉली होती है, 2 केबल उसका भार वहन करती है, और एक जो केबल होती है, एक चलती केबल होती है जो गोंडोलों को खींचती है। यह तकनीक उच्च वाहन क्षमता, स्थिरता और तेज हवा में भी संचालन करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही में कौन से प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग आवेदन स्वीकृत किया गया है? तो यह है मथानिया की लाल मिर्च। मथानिया की लाल मिर्च बहुत प्रसिद्ध है। मथानिया जोधपुर के तिवरी में स्थित है। यहाँ की मिर्ची अपनी गहरी लाल रंगत और खास स्वाद के लिए मशहूर है। यह राजस्थानी व्यंजनों में विशेष रूप से इस्तेमाल की जाती है। मथानिया क्षेत्र की सुनहरी बलुई मिट्टी और शुष्क जलवायु इस मिर्च को खास रंग और स्वाद देती है। यहाँ रेगिस्तानी हवाएं और कम नमी इसे खराब होने से बचाती है। सिंचाई के लिए स्थानीय कुएं और ट्यूबवेल का उपयोग होता है। यह टैग बात करें जीआई टैग की, तो यह टैग बताता है कि यह उत्पाद किसी खास क्षेत्र में ही उगाया या बनाया जाता है और उसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, परंपरा या तकनीक इसकी गुणवत्ता तय करती है। जीआई टैग की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में अब तक 18 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, और मथानिया की जो मिर्च है इसको मिलने के बाद टोटल 19 उत्पाद ऐसे हो जाएंगे जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो फर्स्ट बात करते हैं बीकानेरी भुजिया, जो ये खाद्य उत्पाद है, इसको जीआई टैग मिला है। सोजत की मेहंदी, जो पाली में सोजत है, यहाँ की जो मेहंदी है इसको जीआई टैग मिला है। कोटा डोरिया, जयपुर की ब्लू पोट्री एक चीनी मिट्टी का चमकीला आइटम है जो हाथों से इसको हाथों से निर्मित किया जाता है। हस्तशिल्प की एक कला है। मोलेला मिट्टी कला, जो राजसमंद के अंदर मोलेला गांव है, यहाँ की जो मिट्टी कला है ये इसको जीआई टैग मिला है। इसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। राजस्थान की कठपुतलियां, जो मुख्यतः जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, इनको जीआई टैग मिला है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, कोटा डोरिया और थेवा कलाकारी जो प्रतापगढ़ में है, और पोकरण पोट्री, जयपुर की ब्लू पोट्री। ये रिपीट हो रहा है सॉरी, है ना, तो ये रिपीट हो रहा है। कोटा डोरिया रिपीट है और जयपुर की ब्लू पोट्री नहीं, जयपुर की ब्लू पोट्री तो नहीं है। जयपुर की ब्लू पोट्री यानी 18 में से दो तो 16 और एक 17 उत्पाद हो जाएंगे टोटल।
17 उत्पाद है जिनको जीआई टैग मिला है राजस्थान में। पोखरण की ब्लू पोट्री, नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, उदयपुर कोप्तागिरी धातु कला, बीकानेर काशीदाकारी कढ़ाई कला, जोधपुर बंदेज कला और बीकानेर उस्ताद कला और मकराना का संगमरमर। तो ये टोटल 1 और 2 यानी ये 16 उत्पाद हो गए और 16 से मिलाकर एक मथानिया हो जाएगी, तो 17 टोटल उत्पाद है। 17 उत्पाद टोटल हैं जिनको राजस्थान में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या है और कौन देता है? जीआई टैग जैसा कि पहले बताया कि जीआई टैग ये दर्शाता है कि ग्लोबल इंडिकेशन है, जो ये दर्शाता है कि कोई भी जो उत्पाद है, कोई भी हस्तशिल्प कला है या उत्पाद है, वो उसी क्षेत्र की विशेषता है कि यहीं पे उत्पाद या बनाया जा सकता है, उसी क्षेत्र की ये उसकी विशेषता है, विशेषता को दर्शाता है कि अगर किसी और जगह इसका उत्पाद या बनाया जाता है तो उसमें वो चीज नहीं आएगी। ये परिस्थितियां जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके हिसाब से ही ये इसको ग्लोबल सिचुएशन ही इसको स्पेशल बनाती है, प्रोडक्ट को, उनको जीआई टैग दिया जाता है। तो भारत में जीआई टैग देने का अधिकार जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री को है, जो चेन्नई में स्थित है। और ये संस्था भारतीय बौद्धिक संपदा अपीलेंट बोर्ड यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड के अधीन काम करती है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड के अधीन काम करती है और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन आता है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड के अधीन कार्य करता है। जीआई टैग में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत दिया जाता है, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। बात करें कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीआई टैग जो है ये कौन से एक्ट के अधीन दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो जो एक्ट है इसका है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 और ये प्रभावी हुआ 15 सितंबर 2003 से। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे डिटेल से डिस्कस किया जाए, वीडियो लाया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।